मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग क्लास 10 के बायोलॉजी का चैप्टर जीव जनन कैसे करते हैं वो डिस्कस करेंगे। जीव जनन कैसे करते हैं, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। पहला टॉपिक क्या है इसका, जनन का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। जनन क्या है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपने जैसे नए जीव को उत्पन्न करते हैं। वह प्रक्रिया, ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा जीव अपने जैसे नए जीवों को उत्पन्न करते हैं, जनन कहलाता है। महत्व क्या होगा, इम्पोर्टेंस, यह पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता बनाए रखने और किसी विशेष स्पीसीज यानी जाति के अस्तित्व को, एग्जिस्टेंस को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। महत्व क्या होगा, तो यह पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता बनाए रखने और किसी विशेष स्पीसीज यानी जाति के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक होता है। अब डीएनए के बारे में देखते हैं। डीएनए प्रतिकृति यानी डीएनए कॉपिंग, ये क्या होता है, जनन के दौरान डीएनए की प्रतिकृति बनती है। डीएनए में मौजूद सूचनाएं प्रोटीन बनाने के लिए उपयोग होती है, जिससे शरीर का अभिकल्प यानी बॉडी डिज़ाइन बनता है। यानी डीएनए प्रतिकृति, डीएनए कॉपिंग क्या है, तो जनन के दौरान डीएनए की प्रतिकृति बनती है। डीएनए में मौजूद सूचनाएं प्रोटीन बनाने के लिए उपयोग होती है, जिससे शरीर का अभिकल्प यानी बॉडी डिज़ाइन बनता है। अब विभिन्नताएं देखते हैं, वेरिएशंस। तो डीएनए की प्रतिकृति जो है की प्रक्रिया पूर्णतः यथार्थ, एग्जैक्ट नहीं होती है। यानी डीएनए की प्रतिकृति जो है की प्रक्रिया पूर्णतः यथार्थ यानी एग्जैक्ट नहीं होती। इसमें कुछ त्रुटियां, गलतियां और परिवर्तन आते हैं। इसमें कुछ त्रुटियां आते हैं, एग्जैक्टली सेम नहीं होता है। इसमें कुछ त्रुटियां, परिवर्तन आते हैं, जिन्हें ही विभिन्नताएं कहते हैं। यानी डीएनए की प्रतिकृति की प्रक्रिया पूर्णतः यथार्थ रूप में नहीं होती। इनमें कुछ त्रुटियां या परिवर्तन आते हैं, इन्हें ही विभिन्नताएं कहते हैं। लाभ क्या होगा, तो विभिन्नताएं जैव विकास यानी इवोल्यूशन का आधार है। ये इससे लाभ ही हो जाता है, मतलब हर जगह जहाँ त्रुटि होती है केवल नुकसान नहीं होता है। हम लोग को दोनों पक्ष से देखना चाहिए। कोई भी चीज़, किसी चीज़ के लिए अगर नुकसानदेह है तो दूसरे के लिए फ़ायदेमंद है, तो एक तरफ से हमको नहीं सोचना चाहिए। अभी जस्ट आप देख रहे हैं कि यहाँ डीएनए में कुछ प्रॉब्लम्स है जो त्रुटि कर रही है, इससे लाभ ही हो जाता है हमें। लाभ क्या होगा, तो विभिन्नताएं जैव विकास यानी इवोल्यूशन का आधार हैं और विपरीत परिस्थितियों में किसी स्पीसीज को उत्तरजीविता यानी सर्वाइवल में मदद करती है। यानी ये जो लाभ है विभिन्नताएं का, वो जैव विकास का आधार हैं और विपरीत परिस्थिति में जो एक्सट्रीम कंडीशंस होता है, सिचुएशंस होता है में किसी भी स्पीसीज को उत्तरजीविता यानी सर्वाइवल में मदद करता है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, हमारा क्या है, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यह जनन की वह विधि है जिसमें केवल एक जनक भाग लेता है। यानी एक ऐसा जनन जिसमें केवल एक जनक ही भाग लेते हैं और उत्पन्न संतति जो होती है आनुवांशिक रूप से जनक के समान यानी क्लोन होती है। जनन की वह विधि जिसमें केवल एक जनक भाग लेता है और उत्पन्न जो उससे संतति होती है आनुवांशिक रूप से जनक के समान यानी क्लोन होती है। क्लोन का मतलब कि जनन के समान ही आनुवांशिक रूप से होगी, जनक के समान ही आनुवांशिक रूप से वो होगी। अब इसकी कुछ विधि है और उदाहरण हैं और संक्षिप्त में विवरण है, इसको देखते हैं बारी बारी से। तो पहला जो है जनन की विधि, मतलब अलैंगिक जनन की विधि, वो है विखंडन यानी फिशन कहते हैं। उदाहरण कहाँ कहाँ होगा ये, तो यह अमीबा में होगा और पैरामीशियम में होगा। फिर दूसरा क्या है हमारा, मुकुलन यानी बर्डिंग, ये कहाँ कहाँ होगा, तो उदाहरण हमारा है यीस्ट और हाइड्रा में मुकुलन होता है। तीसरा है, ये सारा हम लोग लोअर क्लासेस में भी डिस्कस किए थे, क्लास 6, 7, 8, 9, ये सब भी प्लेलिस्ट है, आप इसको देख सकते हैं। रिवीजन के लिए बहुत अच्छा है, आप इसको फास्ट करके भी सुन सकते हैं।
तो ये सारा हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मोकुलन क्या होता था? तो मोकुलन का उदाहरण यीस्ट और हाइड्रा में होता है। बीजाणु समागम समाशंग सॉरी बीजाणु समाशंग यानी स्पोर फॉर्मेशन, ये क्या होता था और कहाँ होता था? तो उदाहरण ये राइजोपस यानी कवक में होता था। फोर्थ है खंडन। खंडन कहाँ होता है? फ्रैगमेंटेशन जिसे बोलते हैं, स्पाइरोगाइरा में होता है। पांचवा है पुनरुद्भवन यानी पुनर्जनन, रीजेनरेशन, ये प्लेनेरिया और हाइड्रा में होता है। फिर सिक्स में हमारा क्या है? कायिक प्रवर्धन, जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, ये गन्ना, गुलाब और ब्रायोफिलम में होता है। चलिए अब देखते हैं इसका संक्षिप्त विवरण क्या क्या है। पहला जो प्रोसेस पढ़े थे जिसका उदाहरण अमीबा और पैरामीशियम था, उसका संक्षिप्त विवरण देखते हैं। कोशिका दो या अनेक भागों में विभाजित होती है, यानी कोशिका दो भाग में जब होगी उसे द्विखंडन कहेंगे, और अनेक भागों में होगी तो उसको बहुखंडन कहेंगे। जैसे प्लाज्मोडियम में होता है, ऐसे वो विभाजित हो जाती है। यीस्ट और हाइड्रा में जो होता था अलैंगिक जनन, वो कैसा होता था? तो जनक जो है शरीर पर एक कलिका यानी बड निकलती है। जनक शरीर पर एक कलिका निकल जाती है जो अलग होकर नया जीव बना देती है। ये हमारा यीस्ट और हाइड्रा में जनन का प्रकार था। राइजोपस में तीसरे में क्या होता था? बीजाणुधानी जो है में छोटे बीजाणु उत्पन्न होते हैं और जो मोटी भित्ति से ढके होते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में ये अंकुरित होते हैं। यानी राइजोपस यानी कवक में कैसा जनन होता था? तो बीजाणुधानी में छोटे बीजाणु उत्पन्न होते हैं जो मोटी भित्ति से ढके होते हैं, और अनुकूल जब परिस्थिति आएगी तब उसमें क्या होगा? ये अंकुरित हो जाते हैं। स्पाइरोगाइरा में क्या पढ़े थे? क्या पढ़ना है? तो सरल संरचना वाले जीव जो है टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाते हैं और प्रत्येक टुकड़ा एक नया जीव बनता है। यानी स्पाइरोगाइरा में जो अलैंगिक जनन है कैसी विधि है, कैसे होगा? तो सरल संरचना वाले जीव जो है टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाते हैं और प्रत्येक टुकड़ा एक नया जीव बनाता है। इसके बाद प्लेनेरिया और हाइड्रा में कैसा होगा? तो यदि जीव किसी कारणवश कई टुकड़ों में टूट जाता है तो प्रत्येक टूटा हुआ भाग जो है वृद्धि करके एक पूर्ण जीव का निर्माण करता है। ऐसी जनन की विधि और लैंगिक जनन की विधि प्लेनेरिया और हाइड्रा में कैसी है? तो यदि जीव किसी कारणवश कई टुकड़ों में टूट जाता है तो प्रत्येक टूटा हुआ भाग जो उसका है वो वृद्धि करके एक पूर्ण जीव का निर्माण करता है। वेरी इंटरेस्टिंग। अब इसके बाद जो गन्ना, गुलाब और ब्रायोफिलम में होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, उसको देखते हैं। पौधे के कायिक भाग कौन कौन से हैं? जड़ भी हो सकते हैं, तना भी हो सकता है, पत्ती भी हो सकती है, से नया पौधा उगाना, यानी पौधे के कायिक भागों से नया पौधा उगाना। इससे लाभ क्या होगा? तो बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके पौधों के लिए उपयोगी है। जिन पौधों में बीज उत्पन्न करने की क्षमता समाप्त हो चुकी है उनमें बहुत उपयोगी होता है, क्योंकि उनके तो जड़, तना, पत्ती किसी भी कायिक भागों से पौधे को फिर से उगाया जा सकता है, तो इसके लिए उपयोगी है और कम समय में फल प्राप्त हो जाता है। आनुवांशिक रूप से भी समान पौधे होते हैं, तो ये सारी इसकी फ़ायदा थी, ये उपयोगी था इन चीज़ों में। तो गन्ना, गुलाब और ब्रायोफिलम में ऐसे ही कायिक भागों से जो है वो अलैंगिक जनन के माध्यम से प्रोडक्शन होता है। अब आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये क्या होता है? यह जनन की वह विधि है, ऐसी विधि है जिसमें दो जनक, और लैंगिक में हम लोग पढ़े थे एक जनक, और लैंगिक जनन में हम लोग एक जनक के बारे में पढ़े थे, और लैंगिक जनन जो पढ़ रहे हैं अभी, वो यह जनन की वह विधि है जिसमें दो जनक यानी नर और मादा दोनों भाग लेते हैं और युग्मकों यानी जिमेट्स के संलयन यानी फ्यूजन से युग्मनज यानी जायगोट बनता है। यानी जनन की वह विधि जिसमें दो जनक नर और मादा भाग लेते हैं और युग्मकों यानी गेमेट्स के संलयन से युग्मनज बनता है। इसकी महत्व क्या है? यह अधिक विभिन्नताएं उत्पन्न करता है। जो विभिन्नताएं ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, जो त्रुटि होती थी डीएनए में,
तो उससे फ़ायदा हो जाता था हम लोग को। तो महत्व में यही है कि यह अधिक विभिन्नताएं यानी इवोल्यूशन बहुत ज़्यादा अधिक विभिन्नताएं उत्पन्न करता है जो जैव विकास के लिए आवश्यक है, जो जैव विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसमें क्या है कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में कैसे होगा। तो इसमें हम लोग को पुष्प के कुछ भाग देखने हैं। पुष्प के भाग में पहला है बाह्यदल, फिर है दल, फिर है पुंकेसर जिसको नर भाग कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। पुंकेसर को नर भाग के रूप में जाना जाता है और स्त्री केसर जो है मादा भाग के रूप में जानी जाती है। अब पुंकेसर को देखते हैं। पुंकेसर जिसे स्टामेन कहते हैं, परागकोश यानी एंथर में परागकण यानी पॉलेंस होते हैं जिनमें नर युग्मक होते हैं। अब स्त्री केसर क्या है, तो स्त्री केसर जिसे पिस्टिल कहते हैं, वर्तिकाग यानी स्टिग्मा, वर्तिका स्टाइल और अंडाशय यानी ओवरी जिसमें बीजांड होता है, जिसमें मादा युग्मक यानी अंड होता है। तो स्त्री केसर क्या है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय जिसमें बीजांड होता है, जिसमें मादा युग्मक और अंड होता है। परागन क्या है, नेक्स्ट देखते हैं। तो परागन पॉलिनेशन को कहते हैं। परागन कणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होना ही परागन कहलाता है, यानी पराग कणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होना परागन कहलाता है। अब इसमें भी दो तरह से होंगे परागन, एक होता है स्वपरागन और एक होता है परपरागन। स्वपरागन कैसा होगा, तो स्वपरागन एक ही पुष्प या पौधे में होगा, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। स्वपरागन एक ही पुष्प या पौधे में होता है। परपरागन कहाँ होगा, तो अलग अलग पौधों के बीच होगा, यानी स्वपरागन एक ही पुष्प या एक ही पौधे में होगा और परपरागन अलग अलग पौधों के बीच होगा। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है निषेचन, फर्टिलाइजेशन। ये क्या है, तो पराग नली द्वारा नर युग्मक का बीजांड में उपस्थित मादा युग्मक से संलयन होकर युग्मनज बनाना, यानी निषेचन क्या है, फर्टिलाइजेशन। पराग नली द्वारा नर युग्मक का बीजांड में उपस्थित जो मादा युग्मक है यानी अंड से संलयन होकर युग्मनज बनाने की जो प्रोसेस है उसे ही निषेचन कहते हैं। परिवर्तन क्या क्या होगा, तो युग्मनज जो है वो भ्रूण बन जाता है, बीजांड जो है बीज में कन्वर्ट हो जाता है और अंडाशय जो है फल बन जाता है। परिवर्तन क्या क्या होगा, तो युग्मनज भ्रूण बन जाता है, बीजांड बीज बन जाता है और अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है। ये तो था पौधे में लैंगिक जनन। अब आते हैं मानव में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। यौवनारंभ, प्यूबर्टी, ये क्या होता है, वह काल जब जनन उत्तक परिपक्व हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं और शरीर में लैंगिक परिपक्वता आती है, यानी यौवनारंभ प्यूबर्टी क्या होता है, वह काल ऐसा समय जब जनन उत्तक परिपक्व होते हैं और शरीर में लैंगिक परिपक्वता आती है। अब परिवर्तन क्या क्या होगा, चेंजेस, तो बाल उगना, त्वचा जो है तैलीय होना, बाल उगना, त्वचा तैलीय होना, आवाज़ में बदलाव और जनन अंगों का विकास आदि, इस तरह के परिवर्तन होते हैं। अब नेक्स्ट जो हमको पढ़ना है, पुरुष जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें दो तीन चीज़ पढ़ना है। पुरुष जनन तंत्र यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, इसमें तीन चीज़ पढ़ना है, वृषण, शुक्रवाहिका और तीसरा है प्रोटेस्ट ग्रंथि और शुक्राशय। वृषण यानी टेस्टिस, ये क्या होता है, उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं। इनका ये कहाँ होता है, वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं और यह शुक्राणु यानी स्पर्म्स और हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन उत्पन्न करते हैं। शुक्राणु उत्पादन के लिए शरीर के तापमान से कम तापमान आवश्यक होता है, यानी शुक्राणु उत्पादन के लिए शरीर के तापमान से कम तापमान आवश्यक होता है। अब शुक्रवाहिका क्या है, वेस्ट डिफरेंस, तो शुक्राणु को मूत्राशय तक पहुंचाती है। शुक्रवाहिका होती है क्या, तो शुक्राणु को मूत्राशय तक पहुंचाने में सहायता करती है। प्रोस्टेट ग्रंथि और शुक्राशय, ये क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल्स, शुक्राणुओं को पोषण
और तरल माध्यम प्रदान करते हैं। शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करते हैं और तरल माध्यम प्रदान करते हैं, जिससे वीर्य यानी सीमेन बनता है। अब आते हैं मादा जनन तंत्र यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। ये क्या है? तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा जनन तंत्र, इसमें क्या क्या पढ़ना है? अंडाशय, अंडवाहिनी, फैलोपियन नलिका और गर्भाशय। तो सबसे पहले अंडाशय क्या है? तो अंडाशय क्या है? यह अंडाणु यानी एग और हार्मोन, यानी हार्मोन कौन कौन से हैं? एस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरॉन उत्पन्न करते हैं। यानी ओवरीज में, अंडाशय में यह अंडाणु और हार्मोन उत्पन्न करता है। अंडवाहिका, अंडवाहिनी और फैलोपियन नलिका, फैलोपियन ट्यूब जिसे कहते हैं, क्या होता है? वह स्थान जहां शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन होता है। वह स्थान जहाँ पे शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन होता है अंडवाहिनी या फैलोपियन नलिका कहलाती है। गर्भाशय यानी यूट्रस क्या है? वह स्थान जहाँ निषेचित अंडाणु यानी युग्मनज, वह स्थान जहाँ निषेचित अंडाणु युग्मनज स्थापित होता है और भ्रूण का विकास होता है, उसे ही गर्भाशय कहते हैं। यूट्रस क्या होता है? वह स्थान जहाँ निषेचित अंडाणु युग्मनज स्थापित होता है और भ्रूण का विकास होता है, उसे ही गर्भाशय कहा जाता है। अब है निषेचन एवं गर्भाशय, फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी। निषेचन क्या होगा? तो अंडवाहिनी में शुक्राणु और अंडाणु का संलयन, अंडवाहिनी में शुक्राणु और अंडाणु का संलयन ही निषेचन कहलाता है। भ्रूण का विकास, तो निषेचित अंडाणु जो हैं गर्भाशय की भित्ति में स्थापित होकर विकसित होने लगते हैं। भ्रूण का विकास क्या है? तो निषेचित अंडाणु जो हैं वो गर्भाशय की भित्ति में स्थापित होकर विकसित होता है। अब प्लेसेंटा देखते हैं। तो प्लेसेंटा क्या है? तो भ्रूण को माँ के रक्त से पोषण प्रदान करने और अपशिष्ट पदार्थों को हटाने के लिए विकसित होने वाली विशेष संरचना है। यानी प्लेसेंटा क्या होगी? तो भ्रूण को माँ के रक्त से पोषण प्रदान करने और अपशिष्ट पदार्थों को हटाने के लिए विकसित होने वाली विशेष संरचना है, जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मासिक चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल। यदि अंडाणु का निषेचन नहीं होता है तो गर्भाशय की मोटी और रक्त से भरी आंतरिक परत टूट जाती है और रक्तस्राव के रूप में योनि मार्ग से बाहर निकल जाती है। यह चक्र लगभग 28 दिनों में दोहराया जाता है। यानी यदि अंडाणु का निषेचन नहीं होता है तो गर्भाशय की मोटी और रक्त से भरी आंतरिक परत टूट जाती है और रक्तस्राव के रूप में योनि मार्ग से बाहर निकल जाती है। यह चक्र लगभग 28 दिनों में दोहराया जाता है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जनसंख्या नियंत्रण और यौन संचारित रोग, STD। यौन संचारित रोग, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेज, STD जिसे बोलते हैं, वे रोग जो लैंगिक संपर्क से फैलते हैं, जैसे जीवाणु से होने वाले हैं गोनोरिया और सिफिलिस, और विषाणु से क्या होगा? एड्स जिसे HIV भी कहते हैं, और मस्से। यानी यौन संचारित रोग में क्या होगा? वे रोग जो लैंगिक संपर्क से फैलते हैं, जिसमें जीवाणु से होने वाले रोग गोनोरिया और सिफिलिस है, और विषाणु से होने वाले रोग एड्स या HIV और मस्से हैं। दूसरा है सुरक्षित यौन संबंध यानी प्रिवेंशन। कंडोम का उपयोग कुछ हद तक STD और गर्भाशय से बचाता है। सुरक्षित यौन संबंध में क्या पढ़ना है? तो कंडोम का उपयोग कुछ हद तक STD और गर्भाशय यानी गर्भधारण से बचाता है। अब नेक्स्ट जो है गर्भ निरोधक उपाय यानी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, ये क्या हैं? तो गर्भधारण को रोकने के तरीके कुछ हैं जो अलग अलग हैं। पहला जो तरीका है वो यांत्रिक अवरोध यानी कंडोम या डायाफ्राम, इसको यांत्रिक अवरोध कहा जाता है। दूसरा है रासायनिक या हार्मोनल, जिसे गर्भ निरोधक गोलियां के रूप में जाना जाता है। और तीसरा जो है IUD यानी इंट्रा यूटेरिन डिवाइस, जिसको कॉपर टी के रूप में जाना जाता है। और लास्ट जो हमारा है वो शल्य क्रिया विधि है, जो नसबंदी यानी पुरुषों में शुक्रवाहिका को काटना, और ट्यूबेक्टोमी यानी महिलाओं में अंडवाहिनी को काटना। तो ये लास्ट था। इस चैप्टर का टोटल टॉपिक कंप्लीट हो गया। अ लॉट ऑफ थैंक्स फॉर वॉचिंग।
subscribing, sharing, and liking. A lot of thanks.